नमस्कार। खरी खरी लेकर हाजिर हूं मैं सर्वमित्रा। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी आज हरियाणा में हैं। अभी 3 तारीख तक उनकी विजय संकल्प यात्रा निकलने वाली है और राहुल गांधी एक बार फिर अपनी यात्रा के कारण चर्चा में आ चुके हैं। वैसे तो राहुल गांधी इस समय लगातार ही चर्चा में बने हुए हैं और राहुल गांधी का नाम ही बीजेपी को डराने के लिए काफी ऐसा लग रहा है, लेकिन हरियाणा में फिर भी राहुल गांधी जरा सी भी कसर शायद नहीं छोड़ना चाहते। इसीलिए आज से उन्होंने हरियाणा के लिए विजय संकल्प यात्रा जो निकाली है, आज से उसकी शुरुआत हुई है। प्रियंका गांधी उनके साथ मौजूद रही। आज यात्रा में पहला दिन है और इस पहले ही दिन राहुल गांधी ने मोदी और अडानी पर ऐसा जबरदस्त हमला बोला और इस तरीके के जो तथ्य और तर्क उन्होंने सामने रखे कि जिनसे बचाव करना शायद बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल हो सकता है, क्योंकि राहुल गांधी बाकायदा बताते हैं कि गरीब गरीब क्यों है, किसान तकलीफ में क्यों है, मजदूर क्यों परेशान है, क्यों नौजवान पलायन करने पर मजबूर है, क्यों महिलाएं परेशान हैं। तमाम लोगों की दिक्कतें राहुल गांधी बिल्कुल उंगलियों पर गिनाते हैं और उसके कारण भी बताते हैं। और इन कारणों में बार बार एक नाम सामने आता है, अदानी का। जी हाँ, उद्योगपति अदानी, जिनका नाम संसद में लेने पर तो सरकार ने शायद किसी न किसी तरह से रोक लगा दी है, इसलिए राहुल गांधी वहां A1 और A2 से काम चलाते हैं, लेकिन चुनावी रैलियों पर तो ये रोक नहीं लग सकती। और राहुल गांधी इस बात को जानते हैं, वो जनता तक ये बात पहुंचाते भी हैं। और राहुल गांधी ने आज एक बार फिर मोदी और अदानी पर सीधा हमला बोला है। जी हाँ, सीधे हमले की बात इसलिए क्योंकि कोई इधर उधर की बात नहीं, कोई लाग लपेट नहीं, बिल्कुल सीधा सीधा वार कि किसान आप गरीब हैं तो क्यों गरीब हैं, जो नौजवान डंकी रूट से पहुंचे हैं अमेरिका या कनाडा या बाकी देशों में जो जा रहे हैं रोजगार की तलाश में, उनको क्यों जाना पड़ रहा है, किस तरह से उनको अपनी जमीन अपने खेत बेचकर जाना पड़ रहा है। अदानी तो फावड़ा लेकर सुबह खेतों पर नहीं आते। ये राहुल गांधी ने कहा कि वो तो बिल्कुल कोई ऐसी पसीना बहाने वाली मेहनत नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी उनके पास पैसे की जो सुनामी आ रही है, यानी उनके अकाउंट में खटाखट पैसे आते हैं और वहीं गरीब तरसते रह जाते हैं अपनी मेहनत की कमाई लेने के लिए। ये राहुल गांधी ने कहा। राहुल गांधी ने इसके अलावा जातिगत जनगणना की बात की, उन्होंने आरक्षण की बात की, उन्होंने बताया कि किस तरह से गरीबों, वंचितों और पिछड़ों का हक मारा जा रहा है। तो राहुल गांधी ने एक भी पहलू ऐसा नहीं छोड़ा जिस पर बीजेपी अपना बचाव किसी तरह से कर सके। उन्होंने हर तरीके से बीजेपी की कमियां गिनाई और यही काम प्रियंका गांधी ने भी किया। आज प्रियंका गांधी ने भी जबरदस्त भाषण दिया। उन्होंने साफ साफ कहा कि आप 10 सालों से सत्ता में थे, तो 10 सालों में आपने कुछ ऐसा क्यों नहीं किया जिससे लोग सुखी होते, क्यों आपको आज वादे करने की जरूरत पड़ रही है, किस तरह महिला पहलवानों को घसीटा गया, किस तरह किसानों के हक मारे गए। ये तमाम बातें आज प्रियंका गांधी ने भी कही। और आज सबसे बड़ी बात ये रही कि जिस सम्मान शब्द की बात राहुल गांधी पहले कहते रहे हैं, आज उस सम्मान शब्द को एक नए तरीके से उन्होंने परिभाषित किया। उन्होंने बताया कि सम्मान तो जरूरी है, लेकिन जब तक गरीबों के हाथ में, उनकी जेब में पैसे नहीं रहेंगे, वो सम्मान भी उनको नहीं मिल पाएगा। ये एक कड़वी हकीकत है जिसको आज राहुल गांधी ने कहा। और इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि आज राहुल गांधी ने सीधे सीधे मोदी और अदानी पर हमला बोला है और उन्होंने साफ साफ ये कहा है कि आप गरीबों के पैसे चुराना बंद करिए। राहुल गांधी ने एक बड़ा वादा भी किया। उन्होंने ये कहा कि जब हम सत्ता में आएंगे तो हम जितना पैसा जो अभी उद्योगपतियों को मोदी सरकार दे रही है, वैसा ही पैसा हम गरीबों को देंगे। अगर उद्योगपतियों के कर्ज माफ हो सकते हैं तो हम भी किसानों के कर्ज माफ करेंगे। मोदी सरकार ये कह दे कि उद्योगपतियों के कर्ज माफ नहीं होंगे तो ठीक है, फिर हम किसानों की कर्ज माफी की बात नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप एक का कर्ज, अरबों का कर्ज माफ करते हैं और दूसरे को आप कर्ज देने पर मजबूर करते हैं, उसकी जमीन कुर्क करते हैं, आप उसको तंग करते हैं, तो फिर कोई चुप कैसे रह सकता है। ये आज राहुल गांधी के तेवर थे। और आज यात्रा के पहले ही दिन राहुल गांधी ने जो जबरदस्त तरीके से मोदी और अदानी को घेरा है, उन्होंने साफ साफ कह दिया कि हमको अदानी सरकार नहीं चाहिए। यानी 10 सालों से जो बीजेपी सरकार है, वहां पर मुख्यमंत्री पहले खट्टर जी थे, अब नायब सिंह सैनी है। मुख्यमंत्री भले बदल जाए, लेकिन सत्ता तो बीजेपी की है और ये बीजेपी की सत्ता, इसकी डोर किसके हाथों में है? अदानी के हाथों में है। ये आज राहुल गांधी ने जनता को समझाया। और इस रैली के बाद अब बीजेपी किस तरह अपना बचाव करेगी, ये देखने वाली बात रहेगी। और इसी पे आज हम खरी खरी चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं अमलेंदु उपाध्याय जी। अमलेंदु जी नमस्कार, स्वागत आपका इस कार्यक्रम में। अमलेंदु जी, आज राहुल गांधी ने
नौजवानों की बात की जो अभी वो जिस अमित मान के घर गए थे, उसका भी उन्होंने वीडियो जारी किया। और राहुल अभी हरियाणा में जहां भी अपनी रैली कर रहे हैं वहां पर वो डंकी रूट से पलायन का जो मुद्दा है उसको उठा रहे हैं। किसानों की बात की, अग्निवीर की बात की, यानी मुद्दे वही जो राहुल गांधी अब तक उठाते रहे हैं। लेकिन आज राहुल गांधी के जो तेवर थे वो बिल्कुल अलग दिखे। क्या लगता है आपको, ये जो सीधा सीधा हमला उन्होंने किया है मोदी और अदानी पर और कह दिया कि नहीं चाहिए अदानी सरकार, इसके बाद बीजेपी किस तरह से अपना बचाव करेगी? क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि बीजेपी जब भी बात कर रही है, अभी भी मोदी हरियाणा में भाषण दे रहे हैं तो वो राहुल गांधी को ही कोस रहे हैं। और उसके अलावा अमित शाह बात करते हैं तो वो पाकिस्तान की बात करते हैं। वो यहाँ तक कह देते हैं कि रैलियों में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं कांग्रेस की, जबकि पता नहीं अगर ऐसा है तो फिर उन्होंने कोई एफआईआर वगैरह दर्ज कराई या नहीं कराई ये भी हमको नहीं पता। वो तो गृह मंत्री, उन्हें पता होना चाहिए कि देश में अगर कोई ऐसी देश विरोधी गतिविधि चल रही है तो। क्या लगता है आपको, आज राहुल ने जो विजय संकल्प यात्रा शुरू की है और प्रियंका गांधी भी आज उनके साथ आई हैं, क्योंकि अक्सर सवाल उठ रहे थे कि प्रियंका कहाँ है, उनको रैलियों से क्यों दूर रखा जा रहा है। हालांकि उन्होंने जम्मू में भी सभा की, यहाँ भी वो आई हैं। क्या लगता है आपको, राहुल और प्रियंका की आज की इस विजय संकल्प यात्रा जो है या रैली जो है, इसका क्या नतीजा अब पड़ने वाला है? देखिए समिता जी, एक तो अभी तक जो हरियाणा का चुनाव था उसमें वैसे ही कांग्रेस को एज था। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने जो छोटे छोटे दल हैं, कुछ उत्तर प्रदेश से गए हुए हैं, कुछ वहीं के हरियाणा के दल हैं, उनके बीच समझौते करवाए, इस तरीके का आरोप है। और आज ये आरोप राहुल गांधी ने खुलकर लगाया भी कि उनके ज़रिए कांग्रेस के वोटों में थोड़ी सेंधमारी करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन राहुल गांधी ने आज जिस तरीके से हमले किए और सारे मुद्दे खोल कर, मतलब उनका पहला ही भाषण जो था सुमित्रा जी, वो सीधा सीधा अटैकिंग मोड में थे और ताबड़तोड़ उन्होंने जो हमले किए भारतीय जनता पार्टी के ऊपर और ख़ासतौर से सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर, उससे भारतीय जनता पार्टी का संतुलन अब गड़बड़ाया हुआ सा लगता है। हालांकि राहुल गांधी की यात्रा से पहले ही जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी, उन्होंने अपना वीडियो जारी करके बहुत सारे सवाल उठाए कि राहुल गांधी यहाँ से क्यों आ रहे हैं और क्यों यात्रा कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये साफ हो गया था कि परेशानी भारतीय जनता पार्टी को शुरू हो गई। अब जो राहुल गांधी ने आज हमले किए हैं, वो जो जिस तरीके से कहा कि अडानी सरकार नहीं चाहिए, चोरी बंद करो, और जो ये जो है अग्निवीर योजना, ये किसानों की पेंशन चुराने का रास्ता है। और जो एक जो लोकसभा चुनाव में उनका बड़ा प्रसिद्ध रहा खटाखट, जो खटाखट, अब वो खटाखट जो यहाँ धड़ाधड़, मुझे लगता है वो प्रसिद्ध हो जाएगा, चूंकि उनका कि धड़ाधड़ अडानी की जेब में पैसा जा रहा है और आपकी जेब से धड़ाधड़ पैसा निकल रहा है। तो अब ये धड़ाधड़ जो है, मुझे लगता है समिता जी, खटाखट के बाद अब धड़ाधड़ जो है ये एक नई चीज़ निकल करके आई है राहुल गांधी के आज के भाषण से, ये समझा जा सकता है। और ये धड़ाधड़ जो है समिता जी, जो राहुल गांधी ने तड़ातड़ प्रहार किए हैं, इससे भारतीय जनता पार्टी धड़ाधड़ जो है वो अब समझा जाता है कि बेहोश सी हो रही है। चूँकि अब जिस तरीके के हमले शुरू हो रहे हैं, जिस तरीके से खड़गे जी के बयान को लेकर कल के जो है वो अमित शाह ने ट्वीट किया, हालांकि खड़गे जी ने भी उस पर पलटवार किया, कांग्रेस ने पलटवार किया, जयराम रमेश ने पलटवार किया, पवन खेड़ा ने उस पर पलटवार किया, ये सारी चीज़ें हुई। तो अभी समझा जा सकता है कि हरियाणा का रण जो है वो खुल चुका है। और आज राहुल गांधी ने जिस तरीके की शुरुआत की है इस यात्रा की, और उसके साथ सड़क पे भी होंगे, जनता से भी मिलेंगे, रास्ते में रुक कर भी लोगों से मिल रहे हैं और यहाँ सभा भी की, तो ये समिता जी बीजेपी को परेशान करने वाली चीज़ है। चूँकि पहले ही एक तो कांग्रेस को एज था और भारतीय जनता पार्टी ने जो उसकी अफवाह इंडस्ट्री है उसके ज़रिए जो चीज़ें फैलाने की कोशिश की थी, उसका जवाब आज राहुल गांधी ने कायदे से दिया है। और अब ये यात्रा भारतीय जनता पार्टी के सारे दुष्प्रचार का एक तरीके से जवाब होगी और राहुल सीधे सीधे जनता से कनेक्ट होंगे। ये समिता जी पहली बार है इस तरीके का कि कोई राष्ट्रीय स्तर का नेता किसी विधानसभा के चुनाव में इस तरीके से यात्रा पर निकला है और जनता से सीधा सीधा संपर्क कर रहा है। लगभग 30 विधानसभा क्षेत्रों को राहुल गांधी इससे कवर करेंगे। तो एक जबरदस्त प्रहार जो है वो समझा जा सकता है राहुल गांधी का। जी बिल्कुल, राहुल गांधी का जबरदस्त प्रहार, खास करके सीधे नरेंद्र मोदी पर, क्योंकि जैसा अभी अमलेंदु जी ने बताया कि पहली बार ऐसा है कि कोई विधानसभा चुनाव में इस तरह की यात्रा निकल रही है, और वो भी तब जबकि चुनाव शुरू होने में अब 5 दिन का वक्त है। 5 अक्टूबर को हरियाणा में वोटिंग होगी, 3 अक्टूबर की शाम को प्रचार थम जाएगा और 3 तारीख तक ही राहुल गांधी की ये यात्रा भी निकलने वाली है। करीब 30 विधानसभा क्षेत्र कवर करेंगे। और आज पहले दिन जहां जीटी बेल्ट जिससे यात्रा की शुरुआत हुई है, उस पर हम 12 विधानसभा क्षेत्र जो कवर करेंगे आज, और उसमें 5 सीटें पिछली बार कांग्रेस को आई थी
और अब जिसमें 6 बीजेपी को गई थी, 5 कांग्रेस को आई थी, एक शायद जेजेपी के उसमें गई थी। तो अब ये जो है ये आज 12 सीटों का जो असर आज ही से जो देखने मिलेगा, बीजेपी की परेशानी शायद इसी से बढ़ेगी। आज अदानी को लेकर राहुल गांधी ने किस तरीके से हमला बोला और क्या कुछ कहा है, अगर हमारे पास वो वीडियो आ चुका है तो हम एक बार उसको देख लेते हैं। जी आप सोचिए, अदानी जी के बारे में सोचिए। वो सुबह उठते हैं, खेत में मेहनत नहीं करते, फावड़ा नहीं चलाते, छोटे बिजनेस में काम नहीं करते, अच्छा खाना खाते हैं, सबसे बड़े महलों में रहते हैं और हर सुबह 24 घंटा उनके बैंक अकाउंट में धड़ाधड़ 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 पैसा आता है, नॉन स्टॉप। मतलब जैसे सुनामी आती है ना, वैसे ही उनके बैंक अकाउंट में पैसा घुस रहा है। और जितना ही पैसा उनके बैंक अकाउंट में सुनामी जैसे घुस रहा है, उतना ही पैसा आपके बैंक अकाउंट में से तूफान जैसे पैसा निकलता जा रहा है। अमलेंदु जी, यहाँ पर वही धड़ाधड़ वाली बात जो की है अदानी के लिए, और राहुल गांधी ने यहाँ पर जो ये कहा कि आपके अकाउंट से तेजी से पैसा निकलता जा रहा है, क्या राहुल यहाँ पर जनता को ये समझाने में कामयाब रहे हैं? क्योंकि इसके पहले भी हमने देखा कि जब भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने की थी, तब भी उन्होंने ये कहा था कि किस तरीके से आपका पैसा, आपका हक छीनकर कुछ उद्योगपतियों को दिया जा रहा है और हमारा विरोध इसी बात से है। यही बात वो संसद में भी बोल चुके हैं और सड़क पर भी वही बात बोल रहे हैं, चुनावी मंचों से भी यही बात बोल रहे हैं। राहुल गांधी जब इस तरीके के हमले करते हैं सीधे सीधे, तो क्या बीजेपी अपना बचाव किसी तरह यहाँ पर कर पाएगी? क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि बीजेपी किस किस तरह से फंसी हुई है अलग अलग उस पर। मतलब जैसे अभी निर्मला सीतारमण पर ही बेंगलोर में जो केस चल रहा है, या जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स का मामला है, उसके अलावा जो अदानी को जो प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं। कल राहुल गांधी यहाँ पर नशे की बात भी उन्होंने पिछली एक रैली में की थी, जब उन्होंने ये कहा था कि अदानी के पोर्ट पर जो इतने वो पकड़ाते हैं मादक द्रव्य और तो कोई कार्रवाई नहीं होती और मीडिया में सन्नाटा फैल जाता है। यहाँ पर राहुल गांधी जिस तरीके से सीधे अदानी का नाम लेकर और मोदी का उनसे संबंध जोड़कर यहाँ पर जो हमले बोल रहे हैं, आपको क्या लगता है बीजेपी इसमें पाकिस्तान या हिंदू मुसलमान या जो राहुल की अमेरिका में दी हुई स्पीच या कोई और, या परिवारवाद या भ्रष्टाचार या जो तमाम आरोप अभी बीजेपी कांग्रेस पर लगाती जा रही है, उससे क्या वो इन बातों से, राहुल के इन हमलों से अपना बचाव कर पाएगी? देखिए समिता जी, कोई बचाव का रास्ता भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। एक तो जो उसकी हिंदू मुसलमान की नीति है, ये पुरानी उसकी नीति है और ये उस पर पहले से भी काम करती रही है, फिर इसी पे काम करेगी। उसके पास इसके अलावा और कोई रास्ता है भी नहीं। देखिए समिता जी, जो हरियाणा है वो कृषि प्रधान राज्य है और लगभग 2/3 सीटें वहाँ जो हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों की हैं, यानी सीधे सीधे इनका कृषि से वास्ता है। राहुल गांधी ने जो भी मसले उठाए हैं, जो भी मुद्दे उठाए हैं, वो सीधे सीधे ग्रामीण अर्थव्यवस्था, कृषि से और किसानों से जुड़े हुए मसले हैं जी। और इनका जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास किसी भी तरीके से नहीं है। जिस तरीके से कांग्रेस ने एमएसपी की लीगल गारंटी की बात कही है, उसका वायदा किया है, भारतीय जनता पार्टी इसकी बात नहीं कर पा रही है। अमित शाह से ये सवाल तो पूछ रहे हैं कि राहुल गांधी एमएसपी का मतलब जानते हैं कि नहीं जानते हैं, उसका फुल फॉर्म जानते हैं कि नहीं जानते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एमएसपी देगी कि नहीं देगी ये नहीं बता रहे हैं, लीगल गारंटी देगी कि नहीं देगी। मोदी जी जाकर के जो बताते हैं कि साहब एमएसपी दी जा रही है और कितनी फसलों पे दी जा रही है, 24 फसलों पे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हैं कि हरियाणा में 24 फसलें होती नहीं, तो भाई एमएसपी दे किसको रहे हो? तो यानी जो किसान है वो अच्छे तरीके से समझ रहा है कि ये किस तरीके से मिथ्या वाचन कर रहे हैं। दोनों नेता, गुजराती बंधु दोनों जो है किस तरीके से मिथ्या वाचन कर रहे हैं। राहुल गांधी ने जितने भी मसले उठाए हैं वो सीधे सीधे आम आवाम से जुड़े हुए मसले हैं। हिंदू मुसलमान के मसले बाद में देखे जाएंगे, लेकिन पहले रोजी रोटी के मसले हैं वो सतह पर आ गए हैं। और समिता जी, भारतीय जनता पार्टी का ये हिंदू मुसलमान का कार्ड, ये मछली मंगलसूत्र मटन का कार्ड लोकसभा चुनाव में जनता फेल कर चुकी है और लोग अच्छे तरीके से समझ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी इन मसलों में फंसाकर और जनता की गर्दन पर छुरी चलाती है। ये एक आम
राय बनती चली जा रही है। तो भारतीय जनता पार्टी के पास राहुल गांधी के इन सवालों के कोई जवाब मालूम नहीं पड़ते हैं। अब मोदी जी इस बात का क्या जवाब देंगे कि अडानी जी सुबह उठते हैं, ना खेत में हल चलाते हैं, ना कहीं जाके किसी चाय की दुकान पर काम करते हैं, ना बर्तन धोते हैं, ना प्लेट धोते हैं, लेकिन उनके खाते में धड़ाधड़ पैसा चला जा रहा है। बनाते भी कुछ नहीं है अडानी जी कि भाई चलिए कोई फैक्ट्री लगी हो जहाँ कुछ बनता हो, आलू से सोना ही बनाते हो, वो भी नहीं करते हैं अडानी जी। तो ये पैसा कहाँ से रहा है, इसका जवाब मोदी जी के पास क्या होगा कि अडानी जी के पास ये पैसा कहाँ से आ रहा है। जाहिर सी बात है सर मित्रा जी कि राहुल गांधी का इशारा यही है कि सरकार अडानी के हित में काम कर रही है और ऐसे रास्ते तैयार कर दिए गए हैं कि अडानी जी कुछ भी काम नहीं करते हैं लेकिन पैसा उनके खाते में जा रहा है। ये बात समझाने में कामयाब रहे। चूँकि कृषि प्रधान राज्य है और जिस तरीके से किसान आंदोलन चला था और लोगों ने देखा था वहाँ किस तरीके से अंबानी और अडानी के साइलो सब बनकर हरियाणा में तैयार हो गए थे कि काले जो कृषि कानून थे उसके आने से पहले। तो ये राहुल गांधी ने सीधे सीधे दिल की बात दिल से की है वहाँ हरियाणा के आवाम से। इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास मुझे नहीं लगता कोई है और इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी सिर्फ अपने सांप्रदायिक एजेंडे से दे सकती है। चूँकि कश्मीर में आज चुनाव कल मतलब समाप्त हो जाएगा तो आज फिर भारतीय जनता पार्टी उस एजेंडे पर लौटेगी, हिंदू मुसलमान वाले पर धीरे धीरे उसने लौटना शुरू कर दिया है समझता जी। जी बिल्कुल, बीजेपी का एजेंडा साफ है और ये भी समझ में आ रहा है कि बीजेपी चाहे कितनी भी विकास की या बाकी बातें कर ले, जैसे कि आज अमित शाह ने अपने ट्वीट में मल्लिकार्जुन खड़गे की लंबी सेहत और उम्र मतलब अच्छी सेहत और लंबी उम्र की उन्होंने बोला कि हम प्रार्थना करते हैं और ये चाहते हैं कि आप विकसित भारत को बनते हुए देखें। आखिरी लाइन उस ट्वीट की यही थी। तो मतलब आप किसी के लिए अच्छी सेहत की बात भी कर रहे हैं और उसके साथ साथ तंज भी कस रहे हैं, ये खैर बीजेपी कर सकती है। बहरहाल अमित शाह का ट्वीट, उस पर हम बाद में अलग से चर्चा कर लेंगे। लेकिन आज राहुल गांधी ने ये जो आपने कहा जिसके बारे में कि अदानी के जेब में पैसा आता है, और राहुल गांधी ने भी आज यही कहा कि भाई कुछ काम तो वो करते नहीं, कोई मेहनत वाला काम करते नहीं, फिर भी सुनामी, मतलब यहाँ पर उन्होंने जिस तरह सुनामी शब्द का जिक्र किया, मेरा ख्याल है ये भी एक वो जो मोदी लहर वाली बात थी, शायद उसका जवाब उसको बता रहे हैं राहुल गांधी की ये जो लहर या सुनामी इस तरह की जो बातें होती वो आखिर में कितना नुकसान कर जाती हैं, ये राहुल गांधी ने समझा दिया। और राहुल गांधी ने आज एक वादा भी किया, उन्होंने कहा कि इनके पास अगर पैसे आएंगे तो आपके जेब में भी पैसे आएंगे। किस तरह से राहुल गांधी ने यह बात कही, क्या कुछ कहा है कि जनता की जेब में हम पैसे डालेंगे, उसको सुन लेते हैं हम लेंदू जी, फिर हम बात करते हैं कांग्रेस की गारंटियों की जो पहले से ही कांग्रेस दे चुकी है। सुनते हैं राहुल गांधी ने। और मेरा लक्ष्य, जितना पैसा मैं बता रहा हूं आपको, याद रखो, जितना पैसा इन्होंने अदानी अंबानी को दिया है उतना पैसा मैं हिंदुस्तान के किसान, मजदूर, गरीब, दलित उनके जेब में डालने वाला हूं। एक ना एक तरीका निकाल कर, एमएसपी दिलवाकर, कर्जा माफ कर मैं बता रहा हूं, जितना नरेंद्र मोदी ने इनको दिया ना, आप देख लेना, उतना पैसा हम कांग्रेस पार्टी में गरीबों को देने वाले हैं। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। आपके जेब में से कितना निकल रहा है और जेब में कितना जा रहा है। अमरेंद्र जी, पैसे देने का वादा तो मोदी ने भी किया था, 15-15 लाख हर एक की जेब में डालेंगे। वो 2014 की बात हो गई, 10 साल पुरानी। बहुत लोगों को अब पता नहीं वो बात याद है या नहीं है, या उस वादे पे ही बेचारे अपनी जिंदगी पूरी उन्होंने वो कर दी, बर्बाद कर दिया, ऐसा लग रहा है। लेकिन मोदी ने उन्होंने एक जो तरीका बताया था कि हम काला धन लाएंगे, फिर हम ये करेंगे, उसी नाम पर उन्होंने नोटबंदी कर ली, उसी नाम पर जीएसटी जैसे कानून लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन 15 लाख नहीं आए। यहाँ राहुल गांधी जो बोल रहे हैं कि हम गरीबों, दलितों, किसानों, मजदूरों, इनके जेब में हम डालेंगे पैसा, ये नहीं बता रहे कि हम कितना अमाउंट डालेंगे, लेकिन ये कह रहे हैं कि हम डालेंगे। और किस तरीके से डालेंगे? हम एमएसपी के जरिए डालेंगे, हम कर्ज माफी के जरिए डालेंगे, हम पेंशन, जो पुरानी पेंशन है उसको हम लागू करेंगे। ये सारी बात जो राहुल गांधी यानी एक मुद्दे को उठा रहे हैं और उसकी तार्किक परिणति की हाँ इस तरीके से हम इस काम को अंजाम देंगे, ये राहुल गांधी बता रहे हैं। और यही सारी बातें कांग्रेस की गारंटियों में भी झलकी। जैसे कांग्रेस ने वादा किया है कि हर महीने जो 2000 रुपए, मतलब उसमें महिलाओं के लिए कि 500 रुपए में गैस सिलेंडर देंगे, ये उन्होंने कहा है। फिर युवाओं के लिए कहा है कि जो 2 लाख भर्ती जो है वो हम करेंगे, पक्की भर्ती। उसके साथ साथ नशा मुक्त हरियाणा, उसका एक अभियान की बात की है। एमएसपी की जो कानूनी गारंटी और तत्काल जो मुआवजे की बात की है, ये कांग्रेस ने गारंटी की। और उसके साथ साथ
पिछड़ों को जो न्याय की बात है उसमें जातिगत सर्वे की बात फिर से की गई है कांग्रेस के घोषणा पत्र में। तो लोकसभा से लेकर विधानसभा तक कांग्रेस के मुद्दों में कहीं कोई बदलाव नहीं आ रहा, क्योंकि जनता की समस्याओं में भी बदलाव नहीं आ रहा। लेकिन हम देखेंगे कि बीजेपी के इश्यूज जो है वो बार बार बदलते हैं, या बीजेपी तो इश्यूज पर बात ही नहीं करती है। ऐसे में जो राहुल गांधी ने ये जो वादा किया है, मोदी का वादा बनाम राहुल का वादा, किस तरह से आप इन दोनों वादों की तुलना कर सकते हैं अमलेंदु जी? एक तो देखिए समिता जी, राहुल गांधी ने ईद और मुहर्रम पे कोई सिलेंडर देने का वायदा नहीं किया है। अमित शाह ने ईद और मुहर्रम पे सिलेंडर देने का वायदा किया है। राहुल गांधी ने तो सीधी सीधी बात की है कि सबको सिलेंडर 500 रुपये का मिलेगा। तो ये एक तो मोदी का वायदा और राहुल गांधी का वायदा, ये समझा जा सकता है कि अमित शाह तो जो ईद और मुहर्रम पे सिलेंडर बांटेंगे, राहुल गांधी सबको 500 रुपये का सिलेंडर देंगे। ये एक अंतर जो है दोनों के वायदों में साफ देखने को मिलता है। राहुल गांधी सीधी सीधी बात कर रहे हैं, किसान का कर्जा माफ़ किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी अपने मुंह से किसान के कर्जे की बात भी नहीं कर सकती। किसान के कर्ज का नहीं बोल सकती भारतीय जनता पार्टी, ना नरेंद्र मोदी कुछ बोल सकते हैं, क्योंकि ये तो बातें कहते हैं कि किसान को कर्ज माफ़ी जो है ये किसान को ख़राब करने की चीज़ें हैं, वो तो ख़राब बताते हैं। राहुल गांधी ने आज यही बातें की सर मित्रा जी कि हम जो हैं, जितना आपने अडानी का माफ़ किया उतना ही पैसा हम जनता के खाते में डालेंगे। राहुल गांधी के साथ ये भी जोड़ा कि हम ये नहीं कह रहे कि साहब उनके आप कर्ज मत माफ़ कीजिए, ठीक है, उनके आप कर्ज माफ़ कीजिए, लेकिन अगर उनका कर्ज माफ़ होगा तो होगा फिर आम आदमी का भी कर्ज माफ़, किसान का भी कर्ज माफ़ होगा, दूसरे रास्ते से उसको भी चीज़ें पहुंचेंगी। क्योंकि सरकार का काम जो, और वैसे भी समिता जी देखा जाए, ये राहुल गांधी ने तो खैर बात कही है, लेकिन जो एक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है और जो डेमोक्रेसी में सरकार होती है, वो सरकार जनता के काम के लिए होती है। जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार जनता द्वारा जनता के लिए होती है। लेकिन मोदी जी जब से आए हैं तो ये जनता द्वारा चुनी हुई अडानी के लिए सरकार बन गई। राहुल गांधी ने समझाने का प्रयास किया और इसमें मुझे लगता है कि राहुल गांधी अच्छे तरीके से कामयाब रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी इसका कोई जवाब नहीं दे सकती जो राहुल गांधी ने आज बातें कही हैं। जो राहुल गांधी ने अपनी गारंटियों की बात की, कांग्रेस की गारंटियों की बात की, उसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं हो। भारतीय जनता पार्टी ने इस तरह की कोई गारंटी दी भी नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी के इन मसलों का कैसे जवाब देती है ये देखना होगा। जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी इसका जवाब, जैसे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, वो हिंदू मुसलमान के जरिए दे पाएगी। राहुल गांधी ने जो मुद्दे उठाए हैं उन मुद्दों की काट भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ना एमएसपी की बात कर सकती है, ना 25 लाख रुपए के स्वास्थ्य बीमा की बात कर सकती है, ना भारतीय जनता पार्टी किसानों के कर्ज माफ़ी की बात कर सकती है, ना अच्छे स्कूलों की बात कर सकती है। यानी जो मुद्दे राहुल गांधी ने उठाए हैं उन मुद्दों की बात भारतीय जनता पार्टी कर ही नहीं सकती है। यही एक ड्रॉबैक भारतीय जनता पार्टी का होता चला जा रहा है। बिल्कुल, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो भारतीय और पार्टी के बीच में जो जनता शब्द आता है वो गायब हो चुका है बीजेपी के 10-11 सालों के शासन में। चाहे हरियाणा की बात करें, चाहे हम केंद्र की बात करें, क्योंकि इसी हरियाणा में किस तरह किसानों को उनको उनके अधिकारों को कुचला गया, और वो तो शांतिपूर्ण जो धरना दे रहे, चाहे आंदोलन कर रहे हैं, उसको भी कितने गलत तरीके से पेश किया गया। और कंगना रनौत जैसे जो सांसद हैं वो अभी भी इसी बात पर लगे हुए हैं। मतलब जो कंगना रनौत ने खेद तो जरूर प्रकट कर दिया कि नहीं, मेरी बातों से ठेस लगी तो मैं बात वापस लेती हूँ, लेकिन इतने आसानी से बात वापस नहीं हो सकती। जो आपकी सोच है वो तो जाहिर हो ही गई कि कृषि कानून जो थे वो ठीक थे। लेकिन आज रैली में ये सवाल भी उठाया कांग्रेस ने कि जब वो कृषि कानून ठीक थे तो क्यों किसानों को आना पड़ा सड़क पर, और क्यों साल भर बड़ा आंदोलन जो है वो करना पड़ा। और जो सरकार जनता की नहीं है, अदानी की है, इसको लेकर आज राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा, एक बार उसको सुनते हैं अमलेंदु जी, फिर हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं कि किस तरह बीजेपी जो बगावत से जूझ रही है उसका मुकाबला वो कैसे करेगी। लेकिन पहले सुनते हैं कि अदानी की सरकार को लेकर क्या कहा राहुल गांधी। ये मोदी जी की सरकार नहीं है, ये अदानी जी की सरकार है, ये बात याद रखिए। और हरियाणा में अदानी जी जैसे लोगों की सरकार नहीं चाहिए। किसानों की, मजदूरों की, गरीबों की सरकार चाहिए। यहाँ पर जो अमलेंदु जी सीधे सीधे उन्होंने कह दिया कि हमको गरीबों की, किसानों की सरकार चाहिए, अदानी की सरकार हमको नहीं चाहिए। ये तो एक सीधा हमला जो हम बार बार आज शुरू से हम इसी बात को कर रहे हैं कि सीधा सीधा हमला बोला है। लेकिन बीजेपी की दिक्कत यहाँ पर केवल ये नहीं है कि उसको राहुल के हमलों का सामना करना पड़ रहा है, बीजेपी के भीतर भी बहुत से अभी जो विरोध के सुर उठे हैं। और ऐसा नहीं कि कांग्रेस में नहीं, कांग्रेस में भी जो जिन लोगों ने बगावत की तो कांग्रेस ने पहले ही एक कड़ा एक्शन ले लिया और उन लोगों को हटा दिया।
बीजेपी अब जाकर हरकत में आई है और उसने कुछ अपने 6-8 नेताओं को बाहर किया, लेकिन ये काफी महत्वपूर्ण लोग थे, जैसे पूर्व बिजली मंत्री रणजीत सिंह, जो रानिया से अब वो निर्दलीय ताल मतलब ठोक रहे हैं, वो उतर रहे हैं निर्दलीय। अंसद से जिलेराम शर्मा है, लाडवा से संदीप गर्ग है, सफीदों से बच्चन सिंह आर्य, गन्नौर से देवेंद्र कादियान और महम से राधा अहलावत को अभी बीजेपी ने बाहर कर दिया है। इससे पहले गुरुग्राम से नवीन गोयल और हथीन से केहर सिंह रावत को भी पार्टी बाहर कर चुकी है। बीजेपी में ये जो विरोध के सुर उठ रहे हैं, जबकि ये तो हमेशा से रहा है कि बीजेपी बड़ी कैडर वाली पार्टी, क्योंकि संघ का जोर रहता था तो कैडर वाली बात होती थी। मनोहर लाल खट्टर भी खुद संघ से जुड़े हुए थे, लेकिन अभी ये जो बीजेपी में फर्क आ रहा है और जिस तरीके से इस बार, मतलब ऐसा नहीं हुआ कि बीजेपी में इतनी बगावत इतने बड़े पैमाने पर हरियाणा में कभी देखने मिली हो, अभी जो इस तरह की बगावत देखी जा रही है, ये क्या बताती है कि क्या वाकई बीजेपी के लोग भी परेशान हो गए हैं? क्योंकि हमने देखा था कि जब लोकसभा चुनाव हो रहे थे तो किस तरह किसानों ने अपने गांव में आने से मना कर दिया, बीजेपी नेताओं का विरोध किया गया, अभी भी उसी तरह का विरोध का सामना करना पड़ रहा है। तो इन लोगों को तो, जो स्थानीय नेता हैं, उनको तो अपनी राजनीति करनी है, किसी न किसी तरह से बने रहना है राजनीति में। तो अब उन लोग इस तरह से बीजेपी से अलग हो रहे हैं। क्या ये मोदी शाह के लिए बड़ा मैसेज नहीं है कि आप लोग दिल्ली में रहकर, क्या लगता है संघ यहाँ पर किस तरह से एक्टिव होगा? क्योंकि संघ ने जो हरियाणा को जिताने में संघ का बड़ा हाथ रहा है, लेकिन चाहे महाराष्ट्र की बात करें, चाहे अभी हरियाणा को हम देख लें, किस तरह से मोदी जो है बीजेपी का नुकसान करते जा रहे हैं। और देखिए सविता जी, एक तो संघ और मोदी के बीच खुलकर तलवारें अब चलने लगी हैं एक तरीके से देखा जाए तो, क्योंकि जिस तरीके के मसले आ रहे हैं उसमें ये साफ तौर पे देखा जा रहा है कि आरएसएस और मोदी आमने सामने आते जा रहे हैं। लेकिन हरियाणा के मामले में समस्या ये है समित्रा जी कि आरएसएस भी वहाँ जुटा हुआ इसलिए है कि मनोहर लाल खट्टर जो हैं वही असल में मुख्यमंत्री पद के दावेदार समझे जाते हैं कि अगर सरकार बनेगी भारतीय जनता पार्टी की तो मनोहर लाल खट्टर ही फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। और खट्टर आरएसएस के चहेते हैं, पुराने स्वयंसेवक हैं, तो आरएसएस खट्टर की वजह से लगा हुआ है। लेकिन ये खट्टर जो हैं यही भारतीय जनता पार्टी की खाक भी खड़ी कर रहे हैं हरियाणा में। तो यानी एक तरीके से देखा जाए तो खट्टर भारतीय जनता पार्टी के गले की फांस हरियाणा में एक तरीके से बने हुए हैं। खट्टर ने इधर किसानों को लेकर जिस तरीके की बातें कही हैं, हाल फिलहाल में भी जो उन्होंने बातें कही हैं जिस तरीके की, वो काफ़ी ज़्यादा चर्चा का विषय। और फिर यही हुआ कि मोदी जी को उन्हें अपने साथ नहीं लेना पड़ा कि भाई आप जा थोड़ा घर पे आराम कीजिए, ये एक तरीके से कहना पड़ा। तो ये खट्टर जो है ये भारतीय जनता पार्टी की एक मुसीबत बनते जा रहे हैं। लेकिन अगर सरकार बनती है तो बनेंगे खट्टर ही, ये भी लोग अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। तो यानी भारतीय जनता पार्टी ने जो गोटे बिछाई थी, अब उसको आरएसएस उन गोटों को कैसे ठीक कर पाए। आरएसएस अब इस पर लगा हुआ है, तो आरएसएस अपने तरीके से काम कर रहा है। खट्टर को लेकर आरएसएस और मोदी दोनों एकजुट हैं, इसमें कोई लड़ाई की बात नहीं है। मोदी जी से लड़ाई आरएसएस की दिल्ली में हो सकती है कि किसको अध्यक्ष बनाना है और किसको नहीं बनाना है, और हो सकता है कि ऊपर से दिखाने के लिए बातें चल रही हों, और ताकि आरएसएस अपने को इस बात से बचा सके कि साहब मोदी जो कर रहे हैं उसका ठीकरा आरएसएस के सिर पर ना फूटे, तो ये मोदी के सिर पर फोड़ा जा सके। तो ये आरएसएस की रणनीति हो भी सकती है, और इस तरह की रणनीतियों पे आरएसएस पहले भी काम करता रहा है। लेकिन अगर आरएसएस जुटता भी है तो आरएसएस जुट के करेगा क्या? जब जनता खिलाफ हो जाए समित्रा जी, तो आरएसएस के पास कोई जादू की छड़ी नहीं है कि वो मोदी जी के कैंडिडेट को या बीजेपी को वहाँ जिता करके ले आएगा। जनता अगर खिलाफ है तो आरएसएस भी कुछ नहीं कर सकता है। आरएसएस यही तो कर सकता है कि भाई ठीक है, आपका मतदाता है, उसको आप मोबिलाइज कर लीजिए, आप उसको पोलिंग बूथ तक ले आइए, मतदान ज़्यादा करा लीजिए, यही आप काम कर सकते हैं। बाकी जो रूमर्स फैलानी है उन रूमर्स को आप फैला लीजिए। लेकिन अब लोग समझ चुके हैं कि ये रूमर्स फैलाई जाती हैं उसमें किस तरीके से बीजेपी का जो आईटी सेल है और आरएसएस का जो कनफुआ तंत्र है वो काम करता है। लोग इसको समझ चुके हैं, तो उन अफवाहों का भी कोई असर होता नहीं है। तो चुनाव में सारे हथकंडे जो भारतीय जनता पार्टी अपनाती है, उन हथकंडे अपनाने के बावजूद आरएसएस को मदद कर पाएगा भारतीय जनता पार्टी की, वो मदद करने की स्थिति में नहीं है। ये साफ तौर पे देखा जा रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी के सामने हरियाणा में दिक्कतें बहुत हैं। अब आखिरी समय में राहुल गांधी ने अचानक से जो अपने 3 दिन का ये कार्यक्रम बना दिया समित्रा जी, ये धड़ाधड़ राहुल गांधी ने जो हमले किए हैं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, तो भारतीय जनता पार्टी भौचक्की रह गई है कि राहुल गांधी ने रणनीति क्या अपना ली एकदम से। अब नरेंद्र मोदी चाहे इस तरह की कोई यात्रा नहीं निकाल सकते, अमित शाह इस तरह की कोई यात्रा नहीं निकाल सकते, और अब अगर निकालेंगे इस तरह की यात्रा तो ये जाएगा कि राहुल से घबरा गए हैं। तो यानी किसी भी तरीके से सांसद जो मतलब जान आफत में जो फंसी हुई है वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह की फंसी हुई है कि राहुल गांधी ने कर क्या दिया।
कि आप उसकी काट भी आप नहीं कर सकते। और राहुल गांधी जनता के बीच जाएंगे तो आपका जो रूमर तंत्र है आरएसएस का, वो भी अब काम नहीं कर पाएगा, चूंकि ज़मीन पे राहुल गांधी लोगों से रूबरू हो रहे हैं, आमने सामने राहुल गांधी हैं। तो जो बातें राहुल गांधी कह रहे हैं वो अब लोगों से आमने सामने कह रहे हैं। आपका खुफी जो कनफुकवा तंत्र है वो अब कोई दुष्प्रचार नहीं कर पाएगा, और अगर दुष्प्रचार नहीं होगा तो आरएसएस फिर बेकार है मित्रा जी। बिल्कुल, आरएसएस का की जो भी कार्य पद्धति रही है अब तक, राहुल गांधी ने सड़क पर उतरकर, जमीन पर उतरकर उस सारी कार्य पद्धति को एक बार में फेल कर दिया है। और जाहिर है बीजेपी इस हमले के लिए बिल्कुल ही शायद तैयार नहीं थी, या इस रणनीति के लिए। अदरवाइज वो ऐसा होता कि पहले ही मोदी अपनी कोई यात्रा यहाँ पर घोषित कर चुके होते, लेकिन अब अगर वो करेंगे तो ये रहेगा कि वो राहुल की नकल कर रहे हैं, और जनता भी समझ जाएगी कि ये क्या कर रहे हैं मोदी। तो यहाँ पर राहुल ने बीजेपी पर बढ़त तो बना ही ली है। दूसरी बात, जो बीजेपी में बगावत की हमने की थी कि जिस तरह से बीजेपी ने अभी अपने बागी नेताओं को अलग किया, और बीजेपी तो इस ताक में बैठी थी कि कब कांग्रेस में फूट पड़े और वो उसका लाभ उठाए। और बार बार जिस तरह से कुमारी शैलजा को लेकर और दलित कार्ड, तमाम चीजें, मतलब खुद अमित शाह इस बात को बोल रहे थे कि दलितों का अपमान होता है। लेकिन पहले भी राहुल के मंच पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा साथ में थे, आज भी दोनों एक साथ ही नजर आए, दोनों के भाषण हुए। तो अमलेंदु जी, ये जो बार बार राहुल ने इस तरह जो एकता का संदेश दे दिया है, और जो जमीन पर उतरकर अब सीधे जनता से जुड़ने की जो बात, पहले भी राहुल जुड़े हैं और कुमारी शैलजा ने अपने भाषण में भी ये बात कही है कि उनकी भारत जोड़ो यात्रा का लाभ मिला, और वो तो दिख ही रहा था हमको कि कैसे लोकसभा चुनाव में उनको फायदा मिला ही है कांग्रेस को। अब राहुल की ये जो विजय संकल्प यात्रा है, क्या ये वाकई विजय का संकल्प पूरा करेगी कांग्रेस के लिए अमलेंदु जी? देखिए समिता जी, राहुल गांधी ने जो अपनी रणनीति बनाई है वो तो बनाई इसी तरीके से है कि ये संकल्प पूरा हो। और जाहिर सी बात है कि जब रणनीति बनाई गई होगी तो संकल्प जब लिए गए होंगे, तो संकल्प लिए इसलिए आते हैं कि संकल्प पूरे किए जाएं और संकल्प पूरे करने के लिए काम किया जाए। सिर्फ संकल्प लेने से के लिए काम नहीं चलता, उस पर काम भी करना होता है संकल्प को पूरा करने के लिए। राहुल गांधी ने जो संकल्प लिया उसको पूरा करने के लिए राहुल गांधी काम कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि वो 3 दिन तक लगातार अगर हरियाणा की सड़कों पे होंगे और हरियाणा की सड़कों को नापेंगे तो वो संकल्प को पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं। और जब काम कर रहे हैं तो काम का फल निश्चित तौर पे मिलेगा। गीता भी कहती है कि भाई आप जो है वो कर्म कीजिए, फल की चिंता मत कीजिए। तो राहुल गांधी कर्म कर रहे हैं तो उस कर्म का फल भी निश्चित तौर पे मिलेगा। अब चूँकि पहले से ही भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ माहौल है, एंटी इनकम्बेंसी ज़बरदस्त तरीके से है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, और राहुल गांधी अब ज़मीन पे हैं, तो लोगों को एक भरोसा है कि राहुल गांधी ने जहाँ जहाँ उनकी सरकारें हैं तो जो वायदे किए थे वो उन्होंने पूरे किए हैं। राहुल गांधी ने जहाँ जहाँ सरकारें हैं उनकी सरकारों ने, और जहाँ नहीं किए तो वहाँ बता भी दिया कि वहाँ हम नहीं कर पाए। जैसे हिमाचल में नहीं कर पाए बहुत से वायदे, तो प्रियंका गांधी ने बताया कि चूंकि वहाँ तुरंत आपदा आ गई और आपदा में भी केंद्र सरकार ने जो उसका हिस्सा था हिमाचल प्रदेश का वो नहीं दिया, अलग से कोई मदद भी नहीं दी, तो इसलिए वहाँ दिक्कतें आ रही हैं। लेकिन जहाँ बाकी है वहाँ सब दिक्कतें नहीं आई हैं। राहुल गांधी यही कह रहे हैं कि हम किसी भी तरीके से, यानी जो जनता का पैसा है जो अडानी जी के पास धड़ाधड़ जा रहा है वो हम नहीं जाने देंगे, वो हम जनता के पास भेजेंगे। तो ये एक तरीके से राहुल गांधी कह रहे हैं। तो जो संकल्प लिया है वो संकल्प पूरा करने के लिए राहुल गांधी ज़मीन पे हैं, जनता के बीच में हैं, और संकल्प तभी पूरे होते हैं जब आप जनता के बीच में जाइए। देखिए समिता जी, मिथ्या वाचन के ज़रिए या कहा जाए कि वो जुमलेबाजी के ज़रिए थोड़ी देर के लिए जनता को भरमाया जा सकता है, लेकिन अब 10 साल से ज़्यादा हो गए, जनता समझ रही है कि ये जुमलेबाजी और इस तरीके की बातें जो हैं वो अब जनता का भला नहीं करती हैं। और राहुल गांधी जो आरोप लगा रहे हैं वो जनता भी सच होते हुए देख रही है कि अडानी जी का तो कोरोना काल में भी कारोबार बढ़ता रहा, सबके जेब खाली होती रहे, सबके बैंक अकाउंट ख़त्म हो गए, लोगों को रोज़ी नहीं मिली, 5-5 किलो अनाज के लिए 80 करोड़ लोग लाइनों में लग रहे हैं। अडानी जी का कारोबार बढ़ता चला जा रहा है। आखिर अडानी जी क्या करते हैं ऐसा कि उनका कारोबार बढ़ता चला जा रहा है, जबकि सारे भारत का जो है 80 करोड़ लोग राशन की लाइनों में लग गए। तो ये लोगों की समझ में आ रहा है ना कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ किया जा रहा है सरकार की तरफ से, कि अडानी जी का खजाना धड़ाधड़ भर रहा है सुनामी की तरीके से, और जनता जो है वो ठंडन गोपाल है। तो ये राहुल गांधी ने जो आज जो बहुत सीधे सपाट शब्दों में बात कही है, ये मुझे लगता है कि हरियाणा के लोगों के दिल में साफ धीरे मतलब एकदम सीधे उतर रही है समिता जी। बिल्कुल, राहुल की बात सीधे जनता के दिलों में उतर रही है, और यहीं से चुनावी खेल जो है वो बदलता हुआ भी दिख रहा है। पहले से ही मतलब जितने तमाम लोग जो जमीनी रिपोर्ट कर रहे हैं, जो जमीन पर जाकर हकीकत को देख रहे हैं, जनता से बात कर रहे हैं, उन सब का आकलन लगभग यही है कि इस बार
कांग्रेस जबरदस्त तरीके से जीतने वाली है हरियाणा में। और राहुल गांधी ने भी आज अपने भाषण में ये कह दिया कि बीच में ये जितने जो दूसरे मतलब बीजेपी ने पूरी कोशिश की कि इस पूरे मुकाबले को त्रिकोणीय बनाए, माफ कीजिए, लेकिन वो त्रिकोणीय मुकाबला नहीं हो पा रहा है। माफ कीजिए, जी बिल्कुल समिता जी, और राहुल गांधी ने जो कहा आज, और समिता जी हम लोग जब गए थे ग्राउंड पे तो हमसे तो जनता ने सीधी सीधी बातें कही थी कि जो छोटे छोटे दल खड़े हो रहे हैं, निर्दलीय खड़े हो रहे हैं, ये सब भारतीय जनता पार्टी खड़े करवा रही है ताकि किसी भी तरीके से 1000 1500 वोट ये सब काट सकें, ताकि जो भारतीय जनता पार्टी का खिलाफ वोट है उसमें किसी तरीके से कोई सेंध लगाई जा सके। तो ये आम आदमी कह रहा था। राहुल गांधी ने आज ये बात साफ तौर पर जाकर कह दी, ये सीधा सीधा इशारा, हालांकि उन्होंने कोई नाम नहीं लिया किसी भी दल का, लेकिन ये सीधा सीधा इशारा इनेलो, बीएसपी और HLP का जो गठबंधन है उसकी तरफ, और आज़ाद समाज पार्टी और JGP का गठबंधन है उसकी तरफ ये सीधा सीधा इशारा था कि ये भारतीय जनता पार्टी का काम करने के लिए खड़े हुए। राहुल गांधी ने ये शब्द इस्तेमाल भी किया कि इनका रिमोट बीजेपी के पास है, ये जो छोटे छोटे दल आए हैं। तो राहुल गांधी ने साफ इशारा कर दिया कि लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी के बीच में है। बीच में अगर कोई दूसरा दल आ रहा है, छोटा मोटा दल, तो ये भाजपा की मदद करने के लिए आ रहा है, और अगर ये एक आध सीट जीत भी जाएंगे तो ये जाएंगे बीजेपी के साथ में। और ये बात तो समिता जी खुलेआम जो BSP के साथ मिलकर लड़ रहे हैं, गोपाल कांडा, उनका वीडियो बहुत वायरल हो रहा है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने वो वीडियो उनका शेयर भी किया था कि ये तो खुद खुलेआम कह रहे हैं कि ये बीजेपी के साथ जाएंगे। और ये देखने में आया कि बीजेपी ने अपना कैंडिडेट वहाँ सिरसा से गोपाल कांडा के खिलाफ जो था वो विड्रॉ कर लिया। यानी कि ये राहुल गांधी ने जो आज बात सीधा सीधा अटैक किया है, ये बात पहले ही खुलकर सामने आ चुकी है। तो राहुल गांधी ने आज जो सीधा सीधा अटैक किया है इन छोटे दलों की तरफ, यानी इनेलो, BSP, HLP, JJP, आज़ाद समाज पार्टी, इनके ऊपर जो सीधा सीधा हमला किया है, तो ये लोगों को सतर्क करने का काम राहुल गांधी ने एक तरीके से किया है। और मुझे लगता है कि जनता खुद ही इस बात को समझ रही है अच्छे तरीके से कि ये है, और इनमें से अगर कोई जीत भी जाएगा एक भी सीट तो ये जाएंगे बीजेपी के साथ ही, ये अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है समिता जी। जी अमरिंदर जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम इस कार्यक्रम को यही समाप्त करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।